आज का जो पूरा थीम है वो गैमेटोजेनेसिस है। और ये जो पूरा प्रोसेस है बेटा गैमेटोजेनेसिस का, जिसके अंदर की 2 स्टेप्स आएगी, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। आज की क्लास में स्पर्मेटोजेनेसिस करवाएंगे और कल की क्लास में पूरा oogenesis कंप्लीट होगा। दोनों स्टेप्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बच्चों को बहुत कंफ्यूजन है इसके अंदर, तो उसको कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करना। सो स्टार्टिंग विद द गैमेटोजेनेसिस। देखो बेटा गैमेटोजेनेसिस क्या है। पहले तो एज द नेम इज इंडिकेटिंग, गैमेटो मतलब गैमेट, गैमेटो का मतलब क्या होता है, दैट इज गैमेट, और जेनेसिस का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन, है ना। तो कैन आई से दैट गैमेट फॉर्मेशन, गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट्स का फॉर्मेशन। अब गैमेटोजेनेसिस होता कहां पर है, वेयर डू द गैमेटोजेनेसिस अकर। तो गैमेटोजेनेसिस ऑलवेज अकर इन गोनैड्स बेटा। गैमेटोजेनेसिस कहां पर होता है, गोनैड्स के अंदर होता है। और गोनैड्स क्या होते हैं, तो आपको सबको मालूम होना चाहिए कि गोनैड्स मेल के अंदर अलग होते हैं और फीमेल के अंदर अलग होते हैं, जैसे कि टेस्टीज और ओवरीज। टेस्टीज एंड ओवरीज आर द गोनैड्स, और इन्हीं गोनैड्स के अंदर क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है। ठीक है। अब ये जो गैमेटोजेनेसिस होता है बेटा, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। ठीक है, बिकॉज आप जानते हो कि गैमेटोजेनेसिस के अंदर क्या बनेंगे, गैमेट बनेंगे। एंड जो गैमेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर द रिप्रोडक्टिव यूनिट्स। गैमेट्स क्या है बेटा, रिप्रोडक्टिव यूनिट्स हैं, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उनके बिना तो हो नहीं सकता है। दीज आर द रिप्रोडक्टिव यूनिट्स। ठीक है, इसलिए गैमेटोजेनेसिस तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि गैमेटोजेनेसिस नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो जाइगोट नहीं बनेगा, जाइगोट नहीं बनेगा तो एम्ब्रियो नहीं बनेगा, एम्ब्रियो नहीं बनेगा तो यंग वन नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है। तो रिप्रोडक्टिव यूनिट्स जो होते हैं वो कौन होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है बेटा, उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो रिप्रोडक्टिव यूनिट्स होती है वो कौन होते हैं, गैमेट्स होते हैं। तो उन्हीं गैमेट्स कैसे बनते हैं वो अपने को पढ़ना, हाउ आर द गैमेट्स फॉर्म्ड। ठीक है। अब स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या है, व्हाट डू वी मीन बाय स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटो मतलब स्पर्म, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। और oogenesis का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ओवम, है ना। फर्स्ट पॉइंट तो ये ध्यान रखिए, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ ओवम। दूसरा, स्पर्मेटोजेनेसिस होता कहां है, तो इट अकर इन मेल गोनैड, it occur in male gonad and that male gonad is called as testes। और oogenesis कहां पर होता है बेटा, it occurs in female gonad and that female gonad is known as ovary। ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ ओवम इज oogenesis। इट अकर्स इन मेल गोनैड टेस्टिस, इट अकर्स इन फीमेल गोनैड नोन एज ओवरी। नाउ थर्ड पॉइंट, स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर जो मेल गैमेट है उसको ही तो हम क्या कह रहे हैं, स्पर्म कह रहे हैं। स्पर्म बन रहा है ना, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। तो मेल गैमेट जो है वो क्या है, स्पर्म है। और वो क्या होता है, हैप्लॉइड। वी नो वेरी वेल गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, दैट वी हैव स्टडीड ऑलरेडी इन द फर्स्ट चैप्टर। और इधर जो फीमेल गैमेट है इसको हम क्या कहेंगे, ओवम। ओवम मतलब ये भी कैसा है, एन है, फीमेल गैमेट है। नाउ द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इन मेल्स स्टार्ट एट द एज ऑफ पुबर्टी। In male, process of spermatogenesis starts at age of puberty।
है ना, जब मेल पुबर्टी एज में एंटर करता है तब शुरू होता है। लेकिन फीमेल के अंदर, मैंने ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ, पढ़ाने के पहले बता दूं, मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि ओवम जो है वो फीमेल के अंदर जो ओवम होता है वो बन जाता है एम्ब्रियोनिक स्टेजेस के अंदर। नो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ प्रोसेस ऑफ oogenesis in female starts during embryonic stages। समझ में आ रहा है? प्रोसेस ऑफ oogenesis इन फीमेल स्टार्ट्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेजेस। ये एम्ब्रियोनिक स्टेजेस के अंदर शुरू हो गया। प्रोसेस ऑफ oogenesis इन फीमेल स्टार्ट्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेजेस, ये एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर शुरू हुआ है बेटा, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में फीमेल के अंदर ओवम बन गया। अरे ओवम तो जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगी पुबर्टी एज के अंदर तभी बनेगा, लेकिन जो प्रोसेस है वो oogenesis का एम्ब्रियोनिक स्टेज में शुरू हो गया, जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस होता है मेल के अंदर वो पुबर्टी एज के ऊपर शुरू होता है। इज इट क्लियर? तो अब हमको आज की क्लास के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ना है कि एक मेल के अंदर स्पर्म्स कैसे बनते हैं, ठीक है, वो अपने को पढ़ना है। तो वो आप देखिएगा। सो स्टार्टिंग विद द स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। नाउ देखो बेटा, सबसे पहले आपको स्पर्मेटोजेनेसिस यदि पढ़ना है तो आपको ये सीखना होगा, ये समझना होगा कि स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है उसमें कितनी स्टेप्स होती है। देखिए ये जो अभी स्टेप्स पढ़ा रहा हूँ ये एनसीईआरटी में नहीं दे रखी है ना, तो आपको सबको मालूम होना चाहिए। तो इट इज कंप्लीटेड इन 3 स्टेप्स। कितने स्टेप्स में पूरा होता है स्पर्मेटोजेनेसिस? 3 स्टेप्स में पूरा होता है। पहले 3 स्टेप्स को अपने पढ़ेंगे। कौन कौन सी 3 स्टेप्स है? पहली स्टेप, जो पहली स्टेप होती है उसको अपने बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव फेज। मल्टीप्लिकेटिव फेज, क्या कहा मैंने? मल्टीप्लिकेटिव फेज। पहला जो फेज होता है उसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव फेज। इस मल्टीप्लिकेटिव फेज के अंदर बेटा माइटोसिस होता है, और आप माइटोसिस तो जानते ही हो। माइटोसिस के अंदर तो क्या होता है, 1 सेल से 2 सेल बनती है, 2 से 4 बनती है, 4 से 8 बनती है एंड सो ऑन, ठीक है, माइटोसिस होता है। मल्टीप्लिकेटिव फेज के अंदर माइटोसिस होता है। ये एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है तो थोड़ा सा काइंडली फोकस करें यहाँ पर। मल्टीप्लिकेटिव फेज में माइटोसिस होगा, ठीक है। चलो नंबर 2, मल्टीप्लिकेटिव फेज में क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव फेज में एक प्राइमोर्डियल जर्म सेल होती है। प्राइमोर्डियल जर्म सेल, अब ये एनसीईआरटी में दे नहीं रखा है। इसके बिना बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस पहली बात तो शुरू ही नहीं हो सकता है, एनसीईआरटी ने दे ही नहीं रखा है ये चीज। प्राइमोर्डियल जर्म सेल, इस स्टेप में क्या होता है, प्राइमोर्डियल जर्म सेल जो होती है जो कि डिप्लॉइड होती है। डिप्लॉइड का मतलब समझते हो ना, यहाँ पर 46 क्रोमोसोम होंगे, 2n = 40। प्राइमोर्डियल जर्म सेल इस फेज के अंदर डिवाइड करेगी माइटोसिस से डिवाइड करेगी, और जानते हो क्या बनेगी? स्पर्मेटोगोनिया बन जाएगी। इससे क्या बन जाएगी? स्पर्मेटोगोनिया सेल्स बन जाएगी। प्राइमोर्डियल जर्म सेल से स्पर्मेटोगोनिया सेल्स बन जाएगी। स्पर्मेटोगोनिया सेल्स भी कैसे होती है? 2n, और 2n नंबर कितना होता है? 46। क्यों? क्योंकि माइटोसिस के अंदर कभी भी क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होता है, तो स्पर्मेटोगोनिया सेल्स बन जाएगी। ये जो स्पर्मेटोगोनिया सेल्स है बेटा, इनको हम बोलते हैं इमेच्योर मेल जर्म सेल्स। व्हाट वी कॉल इमेच्योर मेल जर्म सेल्स, क्योंकि इन्हीं से आगे चलकर स्पर्म बनेगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। दूसरा जो फेज होता है उस फेज को अपने बोलते हैं बेटा ग्रोथ फेज। नेचुरली कि जैसे कि नेम शो कर रहा है, ग्रोथ फेज में क्या हो गया कि स्पर्मेटोगोनिया ग्रोज। इस फेज के अंदर स्पर्मेटोगोनिया सेल जो है वो ग्रो करेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने लिखा स्पर्मेटोगोनिया, कोई एक स्पर्मेटोगोनिया सेल है, तो उसके अंदर तो क्रोमोसोम नंबर 2n = 46 है, तो वो ग्रोथ फेज में एंटर करी।
ठीक है। तो नेचुरली की ग्रोथ होगी, तो ये मान लीजिए स्पर्मेटोगोनिया सेल है, राइट। तो यहाँ पर ये ग्रोथ हो गई है, राइट। तो स्पर्मेटोगोनिया सेल से क्या बन जाएगी मालूम है? इट विल बी कन्वर्टेड इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में भी 2n = 46 सेल ही होगी। क्यों? क्योंकि ग्रोथ फेज में कोई ग्रोथ हुई है और तो कोई डिवीजन वगैरह तो हुआ नहीं है, ठीक है। तो स्पर्मेटोगोनिया सेल प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में बदल जाएगी। ये सब ध्यान से देखना बेटा, क्योंकि अभी मैं फिर इसको एक पूरा डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को। तो स्पर्मेटोगोनिया सेल्स से क्या बन गई? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल बन गई। तो ये तो ग्रोथ फेज हो गया। अब ग्रोथ फेज के बाद में क्या होता है बेटा? थर्ड फेज आएगा। और वो जो थर्ड फेज है वो कौन सा है? मैच्योरेशन फेज। ये जो मैच्योरेशन फेज होता है, इसके अंदर 2 डिविजन्स होते हैं, है ना। इसके अंदर कितने डिविजन्स होंगे? 2 डिविजन्स होंगे। एक तो होगा मियोसिस फर्स्ट, और दूसरा जो होता है वो कौन सा होता है? मियोसिस सेकेंड होगा। अब इतना तो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि जो मियोसिस फर्स्ट होता है वो रिडक्शनल डिवीजन होता है, which reduces the chromosome number to half, और मियोसिस सेकेंड जो होता है वो इक्वेशनल डिवीजन होता है। मतलब आई वांट टू से दैट दिस मियोसिस सेकेंड इज सिमिलर टू माइटोसिस एंड विल नेवर चेंज क्रोमोसोम नंबर, ठीक है। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल ये एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट थी, याद है ना, अभी बनाया था ना इससे पहले वाली स्टेज में, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट थी। ये देखो यहां से मैच करके देखो, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट थी ना। तो इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर क्या हुआ बेटा? मानो कि मियोसिस फर्स्ट हो गया। तो मियोसिस फर्स्ट हो गया तो नेचुरली कि मियोसिस फर्स्ट से 2 सेल बनती है, लेकिन क्योंकि ये रिडक्शन डिवीजन है तो NN बन जाएगी। तो ये जो बनी ये क्या होगी? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गई, ठीक है। अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट एंटर करेगी किस में? मियोसिस 2 में। और मियोसिस 2 में एंटर करेगी तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बन जाएंगे? यहां पर क्रोमोसोम नंबर तो चेंज होगा नहीं, N का N ही रहेगा। हाँ, वो बात अलग है कि यहाँ पर 2 सेल्स थी तो यहाँ पर क्या बन गई? 4 सेल्स, क्योंकि मियोसिस सेकंड के एंड में 4 सेल्स बनती है और मियोसिस फर्स्ट के एंड में 2 सेल्स बनती है। तो ये जो चीज बनेगी ये क्या बन गई? स्पर्मेटेड बन गई। ये क्या बन गई बेटा? स्पर्मेटेड। स्पर्मेटेड समझते हो क्या होता है? इट इज प्रिकर्सर ऑफ स्पर्म। मतलब स्पर्म से पहले जो स्ट्रक्चर बनता है, स्पर्म बनने के पहले जो स्ट्रक्चर बनता है, दैट इज नोन एज द स्पर्मेटेड। इट इज द प्रिकर्सर ऑफ स्पर्म। ये क्या है? प्रिकर्सर ऑफ स्पर्म इज स्पर्मेटेड, ठीक है। तो यहां पर देखो, अब यहां पर आगे चलकर स्पर्म बन जाएंगे। इससे क्या बनेंगे? स्पर्म। स्पर्मेटेड से स्पर्म कैसे बनते हैं वो अभी पूरा प्रोसेस आ रहा है, अभी मैं पूरा बताऊंगा, है ना। पूरा प्रोसेस बताऊंगा। याद रखना, स्पर्मेटेड जो होता है वो इमोटाइल होता है और स्पर्म जो होता है वो क्या होता है? मोटाइल होता है, ठीक है। ये इमोटाइल के होने के साथ में हैवी होता है, ये स्पर्म जो होता है मोटाइल होने के साथ में लाइट इन वेट होता है। तो पहले तो आपको ये मालूम पड़ गया कि कितने फेज के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस होगा। क्लियर? चलो अब आ जाते हैं बेटा कि ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है वो कैसे, कहां पर हो रहा है। तो आप सब जानते हो टेस्टिस के अंदर हो रहा है। ये पूरा प्रोसेस कहां चल रहा है? ये पूरा प्रोसेस कहां चल रहा है बेटा? टेस्टिस के अंदर चल रहा है। अब टेस्टिस में क्या होती है? तो आप सब जानते हो कि टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूबल्स होती है। याद है या नहीं है? और इन सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के अंदर
क्या होती, स्पर्मेटोगोनिया सेल्स होती। है ना, और यही मैंने कहा था, ये क्या होती है, इमेच्योर मेल जर्म सेल्स होती है। टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूबल्स है, सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के अंदर स्पर्मेटोगोनिया सेल्स होती है, और यही स्पर्मेटोगोनिया सेल्स आगे चलकर क्या बनाएगी, स्पर्म बनाएगी। ये तो 2n होती है और ये क्या होती है, n होती है। याद है या नहीं है, ये देखो, ये ऐसे याद है, ये ts ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूबल था, मैंने बनाया था। इफ़ यू आर रिमेंबरिंग, तो आपको याद दिलाने के लिए मैं यहाँ पर एक ये बनाया था मैंने पहले भी। ये क्या है बेटा, सर्टोली सेल्स है, और ये जो है ये क्या है, स्पर्मेटोगोनिया सेल्स है, जो कि क्या बनाएगी, स्पर्म बनाएगी। ठीक है, तो मैं कहना चाहता हूं कि मेल्स के अंदर टेस्टीज है, टेस्टीज के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूबल्स होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के अंदर स्पर्मेटोगोनिया सेल्स होती है। याद है स्पर्मेटोगोनिया सेल्स के साथ एसोसिएटेड होती, जर्म्स, ये क्या चीज थी, ये जर्मिनल एपिथेलियम थी। याद है या नहीं है, जर्मिनल एपिथेलियम थी, और बाहर की तरफ क्या थी, वो तो खैर अभी अपने को मतलब नहीं है उससे, ट्यूनिका प्रोप्रिया। तो ये जर्मिनल एपिथेलियम से एसोसिएटेड स्पर्मेटोगोनिया सेल्स थी। तो यदि मैं सही सीक्वेंस पढ़ाऊं, मैं पूरी यदि सीक्वेंस पढ़ाऊं मैं, तो अभी आप जब सीक्वेंस देखोगे तो ऐसे याद रखना है, यदि हम सीक्वेंस की बात करें तो क्या होता है बेटा, सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया सेल से, जानते हो बेटा क्या बनेगी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा। सही सीक्वेंस बता रहा हूं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, स्पर्मेटोगोनिया सेल से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या कहा, स्पर्मेटोगोनिया सेल से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनेगा, स्पर्मेटिड बनेगा, और स्पर्मेटिड से फिर क्या बनेगा, स्पर्म बनेगा। ये सीक्वेंस हमेशा ध्यान रखनी है, पूरा किसकी, सीक्वेंस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस की। याद रखना, ये सेल 2n होती है, ये 2n होती है, ये n होती है, ये भी n होती है, और ये भी n होती है। यानी कि मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ पर क्रोमोसोम 46 होते हैं, यहाँ पर कितने होंगे, 46 होंगे, यहाँ पर 23 हो जाएंगे, राइट, यहाँ पर भी 23 रहेंगे, और यहाँ पर भी क्या रहेंगे, 23 रहेंगे। याद रखोगे, आर यू गेटिंग और नॉट, ये सारी चीज़ें आप लोगों को बेटा ध्यान रखनी होगी। आर यू गेटिंग और नॉट, यू हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स। ठीक है, तो सीक्वेंस में स्पर्मेटोगोनिया सेल से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड, और स्पर्मेटिड से क्या बनेंगे, स्पर्म बनेंगे। गॉट इट, ये समझ में आया है या नहीं आया, क्लियर। चलो अब थोड़ा सा आगे प्रोसीड करेंगे और ये देखेंगे कि हम एक डायग्राम के थ्रू कैसे हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन उसको पढ़ाऊँ मैं उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें और बताना चाहूँगा, और वो है सबसे पहले तो आपको ये जान लो कि जो पूरा के पूरा अभी प्रोसेस चलेगा उसमें मैं क्या बनाऊंगा, डेट इज सबसे पहले तो मैं पढ़ाऊंगा फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। पहली स्टेप के अंदर मैं फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड पढ़ाऊंगा, स्पर्म नहीं पढ़ाऊंगा डायरेक्ट, पहले पढ़ाऊंगा फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, और दूसरी स्टेप के अंदर मैं पढ़ाऊंगा फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटिड।
स्पर्मेटिड। क्या कहा मैंने? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड पहली स्टेप, और फिर फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटिड। ये ध्यान रखोगे, ये 2 स्टेप में पढ़ाना है। अब बहुत खास जो कई बच्चों को बहुत जबरदस्त वाला कंफ्यूजन है, और वो है कुछ टर्म्स यहां पर मैं लिख रहा हूं, यहां पर कुछ टर्म्स लिख रहा हूं। वो टर्म क्या है? सबसे पहला जो टर्म लिखा मैंने, और वो है स्पर्मेटोजेनेसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल आप पढ़ क्या रहे हो? स्पर्मेटोजेनेसिस, तो आपको ये तो मालूम होना चाहिए दैट इज द कंप्लीट प्रोसेस बाय विच द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म अकर। उसको क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म का जो पूरा कंप्लीट प्रोसेस है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म का जो पूरा कंप्लीट प्रोसेस है, क्या कहा मैंने? कंप्लीट प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म इज स्पर्मेटोजेनेसिस, पहली बात। नंबर 2 अभी आपको देखने को मिलेगा, और वो मिलेगा स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटिड। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटिड, क्या कहा? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटिड इज स्पर्मियोजेनेसिस। और नंबर 3 जो अपने को पढ़ना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन, स्पर्मिएशन क्या होता है बेटा? as soon as sperms are formed in seminiferous tubule, the head of sperm enter Sertoli cell to get nutrition, and then after they are released out of seminiferous tubule. They are released out of seminiferous tubule. This process is called spermiation. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब है ये बेटा सेमिनिफेरस ट्यूबुल है। इस सेमिनिफेरस ट्यूबुल के अंदर ये क्या था? स्पर्मेटोगोनिया, याद है? ये स्पर्मेटोगोनिया है। अब इन स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बन गया। ये क्या बन गया? स्पर्म। अब ये जो स्पर्म है, इसका जो हेड है, इस स्पर्म का जो हेड है, ये हेड किस में एंटर कर गया बेटा? सर्टोली सेल्स में, ताकि उसको न्यूट्रिशन मिल जाए। और फिर उसके बाद में इस सेमिनिफेरस ट्यूबुल से ये बाहर रिलीज हो जाते हैं। क्यों रिलीज हो जाना जरूरी है? अरे भाई, सेमिनिफेरस ट्यूबुल से स्पर्म रिलीज होंगे तभी तो वो रेटेटेस्टिस में आएंगे, फिर रेटेटेस्टिस से बेटा कहां पर आएंगे? वासा एफरेंशिया में, वासा एफरेंशिया से याद है ना एपिडिडाइमस में, एपिडिडाइमस से वास्ट डिफरेंट्स में, वास्ट डिफरेंट से फिर वो सेमिनल वेसिकल से फ्यूज करके इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट से फिर प्रोस्टेट्स होते हुए यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से पेनिस, पेनिस से फिर स्पर्म बाहर निकलते हैं। तो ये स्पर्मिएशन का प्रोसेस। मैं क्या कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि बच्चों को इन 3 जो नाम है इनके अंदर कंफ्यूजन रहता है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म, कंप्लीट प्रोसेस
जो पूरा प्रोसेस है, पूरा जो प्रोसेस है उसको तो बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस के अंदर जब स्पर्मेटिड स्पर्म में बदलता है, वो जो एक सेक्शन है कि स्पर्मेटिड का स्पर्म में बदलना, वो स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। और स्पर्मिएशन क्या होता है कि जैसे ही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म बनते हैं तो जो स्पर्म का हेड होता है, जानते हो ना स्पर्म के पार्ट्स होते हैं, हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल, तो जो केवल स्पर्म का जो हेड होता है वो सर्टोली सेल्स में एंटर करता है, ठीक है। और न्यूट्रिशन लेने के बाद में देयर आफ्टर दे आर रिलीज्ड आउट ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और फिर बाद में स्पर्म्स जो होते हैं वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर की तरफ रिलीज हो जाते हैं। इस प्रोसेस को स्पर्मिएशन कहते हैं। तो मैं पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस का भी डायग्राम बनाऊं उससे पहले आपको ये 3 स्टेप्स, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन, ये क्लियर होना चाहिए। इज इट क्लियर? आगे बढ़ें। ओके। और ये जो पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस हो रहा है ये कब चालू हो रहा है बेटा? पुबर्टी एज के अंदर स्टार्ट होता है। इट स्टार्ट्स एट द एज ऑफ पुबर्टी। इज इट क्लियर? नाउ अब आगे और बढ़ते हैं और अब पूरा प्रोसेस पढ़ते हैं। अब ये जो पूरा प्रोसेस है उसको ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत सारी चीज़ें मिसिंग है। एक जो सबसे बड़ी चीज़ मिसिंग है वो तो है प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स। वो दे ही नहीं रखा है एनसीईआरटी में, बिना उसके स्पर्मेटोजेनेसिस हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा बेटा, एक 2n सेल होती है और उसको हम बोलते हैं प्राइमोर्डियल जर्म सेल, जहां से कि स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस चालू होता है। इसको हम बोलते हैं पीजीसी, प्राइमोर्डियल जर्म सेल। गॉट इट? अब क्या होता है बेटा, सबसे पहला जो फेज होता है, मालूम है ना तुमको कि क्या बताया था मैंने, कि सबसे पहला जो फेज होता है उसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव फेज। फर्स्ट फेज इज कॉल्ड एज मल्टीप्लिकेटिव फेज, है ना। और पहला जो फेज है वो मल्टीप्लिकेटिव फेज है। और मल्टीप्लिकेटिव फेज के अंदर आप सब जानते हो कौन सा डिवीजन होता है? माइटोसिस होता है। और वैसे भी माइटोसिस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है, 11th में ही हम पढ़ा देते हैं। ये क्या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है। तो नेचुरली कि प्राइमोर्डियल जर्म सेल जो है, जो कि डिप्लॉइड है, वो मल्टीप्लाई होगी। और मल्टीप्लाई होगी तो बेटा 2 सेल्स बनेगी, क्योंकि माइटोसिस के अंदर क्या होता है, 1 से 2, 2 से 4 ऐसे सेल्स बनती है ना। तो ये मान लीजिए 2 सेल्स बन गई, क्योंकि माइटोसिस के अंदर कभी क्रोमोसोम नंबर तो चेंज होगा ही नहीं, तो 2n ही रहेगा। अब क्या होता है आगे कि 2 सेल्स 4 सेल्स में बदल जाएगी। ये देखो, ये 4 सेल्स बन गई, 1, 2, 3 एंड 4। ये 4 सेल्स बन गई। और क्रोमोसोम नंबर तो कभी चेंज होगा नहीं, क्यों? क्योंकि यहां पर माइटोसिस हो रहा है। तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से आप देख रहे होगे 1 से 2, 2 से 4 सेल्स बन गई। और ये जो सेल्स बनी है, ये जो सेल्स बनी है, इन सेल्स को हम लोग बोलते हैं, ये जो सेल्स बनी है इनको बोला जाता है स्पर्मेटोगोनिया। या जिसको कि आप इमेच्योर मेल जर्म सेल्स बोल सकते हो। पहले 2 बार लिख चुका हूं आज की क्लास में, इमेच्योर मेल जर्म सेल, ठीक है। ये बन गया। अब क्या होता है बेटा, मल्टीप्लिकेटिव फेज इज ओवर। अब जो दूसरा फेज स्टार्ट होगा वो कौन सा फेज है? तो सेकेंड फेज चालू होगा। मल्टीप्लिकेटिव फेज पूरा हो गया, अब क्या है? ग्रोथ फेज है। आप सब जानते हो कि ग्रोथ फेज के अंदर क्या होगी? ग्रोथ होगी। ग्रोथ फेज के अंदर ग्रोथ होगी, और ग्रोथ होगी तो नेचुरली की साइज बढ़ेगी। ग्रोथ फेज के अंदर ग्रोथ होगी तो साइज बढ़ेगी। तो थोड़ी सी साइज बड़ी कर देते हैं इसकी, ये साइज बड़ी होगी। और जो स्ट्रक्चर बनाया है उसके अंदर भी क्रोमोसोम नंबर 2n ही है, क्योंकि अभी कोई मियोसिस तो हुआ नहीं। जब तक मियोसिस नहीं होगा तब तक क्रोमोसोम की नंबर तो चेंज होगा नहीं। तो बहुत सारी सेल्स में से ये वाली सेल्स तो आगे भी पूरा प्रोसेस चलाती रहेगी स्पर्मेटोजेनेसिस का। एक सेल एंटर करेगी बेटा किसमें? ग्रोथ फेज के अंदर, और बन गया क्या? इसको बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉइड है तो तय है कि क्रोमोसोम नंबर कितना होगा? 46। यहां पर भी ये डिप्लॉइड थी तो इसमें भी क्रोमोसोम नंबर कितना था? 46 पहले ही बता चुका हूं। अब 2 फेज तो हो चुके हैं,
अब क्या होगा, नेक्स्ट फेज जो आएगा वो आएगा मैच्योरेशन फेज। अब मैच्योरेशन फेज के अंदर क्या होता है वो देखो, यहां पर थर्ड फेज में लिख देता हूं, थर्ड फेज मैच्योरेशन फेज। अब आपको मालूम है कि मैंने कहा था कि मैच्योरेशन फेज के अंदर 2 डिवीजन होंगे, एक तो कौन सा था, मियोसिस फर्स्ट, और आप अच्छे तरह से जानते हैं मियोसिस फर्स्ट रिडक्शन डिवीजन होता है। जो क्रोमोसोम के नंबर को हाफ कर देगा, तो हाफ कर देगा तो बताओ क्या होगा, क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाएगा तो एक सेल से 2 सेल तो बनेगी, क्योंकि इतना तो सब जानते होंगे मियोसिस फर्स्ट के अंदर 1 से 2 सेल बनती है, मियोसिस सेकंड के अंदर 2 से 4 सेल्स बनती है, लेकिन क्रोमोसोम नंबर यहाँ पर हाफ हो जाएगा। जरा ध्यान रखना, अलग कलर का यूज करके, और यहाँ पर आपको बता देता हूँ, यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया, मतलब यदि यहाँ पर 46 है तो ये जो स्ट्रक्चर बने, ये जो 2 बनी है, इनको क्या बोलेंगे बेटा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और ये कैसी होगी, 23 क्रोमोसोम वाली होगी, हर एक के अंदर 23 होंगे। लेकिन याद रखना इक्वल डिवीजन है, अनइक्वल डिवीजन नहीं, इक्वल डिवीजन है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 सेल बन गई, जिनको कि हमने क्या कहा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बोल दिया। अब मैच्योरेशन फेज तो 2 स्टेप्स में पूरा हो रहा है ना, तो अब ये 2 सेल्स से कितनी सेल्स बन जाएगी, 4 सेल्स, क्योंकि 11th में हमने पढ़ा है कि मियोसिस सेकंड से 4 सेल्स बन जाती है, लेकिन क्रोमोसोम नंबर बदलता नहीं है। तो यहां पर लिखा मैंने मियोसिस सेकंड। मियोसिस सेकंड कैसा है, सिमिलर टू माइटोसिस है, तो इक्वेशनल डिवीजन हो गया, इक्वेशनल डिवीजन, इसका मतलब ये सिमिलर टू क्या हो गया, माइटोसिस। तो क्रोमोसोम नंबर बदलने का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो अब ये 2 सेल्स से 4 सेल्स बन जाएगी, कैसे बनेगी बेटा, ये 4 सेल्स बन गई, 1 2 3 और ये 4, सबके अंदर क्रोमोसोम नंबर बदलेगा नहीं, क्रोमोसोम नंबर वही रहेगा, एन 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 और एन। ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने बने हैं, ये जो 4 सेल्स बनी है, जानते हो बच्चों इनको क्या कहेंगे, इनको कहेंगे स्पर्मेटिड। और ये तो तुम जानते ही हो कि स्पर्मेटिड इज द प्रिकर्सर ऑफ स्पर्म। स्पर्म से पहले जो स्ट्रक्चर बने वो स्पर्मेटिड, प्रिकर्सर ऑफ स्पर्म। ये प्रिकर्सर ऑफ स्पर्म बन गया, तो स्पर्मेटिड बन गए, राइट। अब स्पर्मेटिड सून जो है वो बदल जाएगा किसके अंदर, सून दिस स्पर्मेटिड विल बी कन्वर्टेड इनटू द स्पर्म। ये देखो, ये बेटा क्या बन जाएंगे, दैट इज स्पर्म बन गए। ये यहां पर लिखा मैंने स्पर्म। तो स्पर्मेटिड भी तो एन थे, राइट, मतलब 23 क्रोमोसोम थे इसमें भी, और स्पर्म में भी क्या होंगे, 23 होंगे, राइट। ये स्पर्म बन गया। लेकिन ये जो स्पर्मेटिड का जो स्पर्म बनना है, मैंने क्या कहा था, स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना, ये क्या कहलाता है, स्पर्मियोजेनेसिस। तो ये जो पूरा प्रोसेस आप देख रहे हो, ये पूरा प्रोसेस तो स्पर्मेटोजेनेसिस का है, जिसमें कि हम स्पर्म बना रहे हैं। लेकिन स्पर्मियोजेनेसिस क्या है, यदि आपसे पूछे पर्टिकुलरली कि स्पर्मियोजेनेसिस क्या है, तो फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म फ्रॉम द स्पर्मेटिड इज कॉल्ड एज स्पर्मियोजेनेसिस। तो 3 टर्म्स आप लोगों को याद रखना है, वन इज बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस, सेकेंड वन स्पर्मियोजेनेसिस, और थर्ड वन मैंने आपको स्पर्मिएशन भी पढ़ा दिया है, स्पर्मिएशन। इज इट क्लियर नॉट? तो मैं समझता हूं आपको इस फ्लो चार्ट के थ्रू आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब कई बार वहां पर क्या है, क्वेश्चन पूछ लेते हैं ऐसे, ये क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं। वहां पर क्वेश्चन पूछ लेते हैं इस तरीके से कि ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, फॉर formation of 40
sperms, how many primary spermatocyte cells are required? For formation of 40 sperms, how many primary spermatocyte cells are required? How many primary spermatocyte cells are required? तो वेरी सिंपल है, इसका आंसर कैसे लिखेंगे? आप सब जानते हो, वन स्पर्मेटोसाइट, वन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ना, ऐसे लिख देते हैं, वन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फॉर्म्स हाउ मेनी स्पर्म्स? बेटा अभी जस्ट पढ़ाया था, 4 स्पर्म्स। अरे यस और नो, 4 स्पर्म्स है ना, ये देखो, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म्स बन रहे हैं? 4 स्पर्म्स बन रहे हैं। तो वेरी सिंपल कि यहाँ पे फॉर फॉर्मेशन ऑफ 40 स्पर्म्स हाउ मेनी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स आर रिक्वायर्ड? तो सिंपल 10 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने बनेंगे? 10 से कितने बन जाएंगे? 40 स्पर्म्स। 10 से 40 स्पर्म्स बन जाएंगे। तो आंसर क्या हो गया? आंसर क्या होगा? 10 spermatocyte cells for formation of 40 how many primary spermatocyte cells are required? तो 10 primary spermatocyte cells required। ठीक है भाई, ये क्लियर है? तो ये भी आपको इस तरीके के क्वेश्चंस कोई भी पूरे चार्ट से कहीं से भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, नाउ अब आगे बढ़ते हैं बेटा, और वो है कि हार्मोनल कंट्रोल। क्या कहा है मैंने बेटा? स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस इज अंडर हार्मोनल कंट्रोल। स्पर्मेटोजेनेसिस का जो पूरा प्रोसेस है, वो पूरा प्रोसेस किसके कंट्रोल में रहता है? इट इज अंडर हार्मोनल कंट्रोल। स्पर्मेटोजेनेसिस का जो पूरा कंप्लीट प्रोसेस है वो हार्मोनल कंट्रोल में रहता है। कैसे? तो उसको प्रूव करने के लिए अपने यहां पर डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से हार्मोनल कंट्रोल में रहता है। तो आपने सुना होगा हाइपोथैलेमस के बारे में, तो सभी जानते हो हाइपोथैलेमस। ठीक है, अभी हाइपोथैलेमस से GnRH रिलीज होता है। सुना है? हाइपोथैलेमस से क्या होता है? GnRH रिलीज होता है। व्हाट इज GnRH बेटा? गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से रिलीज हुआ। ठीक है, यहां पर लिख देते हैं रिलीज। अब क्या होता है कि GnRH जाके एक्शन करता है अपना, डेट इज स्टिमुलेट या इंड्यूस। किसको इंड्यूस करेगी बेटा? ये पिट्यूटरी को। इट इंड्यूसेस पिट्यूटरी ग्लैंड। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो जानते हो क्या रिलीज कर देगी? रिलीज 2 हार्मोन्स, रिलीजेस 2 हार्मोन्स। एक तो कौन सा? LH, और दूसरा जो पिट्यूटरी रिलीज करेगी वो रिलीज करेगी, एक तो LH और दूसरा FSH। अब आप सब जानते हो कि LH क्या होता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और FSH क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन।
फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को हम ICSH भी कहते हैं, ये भी सुना होगा। इसी हार्मोन को LH को ही मेल्स के अंदर, ये मैंने पहले भी बताया था, ICSH कहते हैं। ICSH का मतलब क्या होता है? इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये जो ICSH है बेटा, ये जाके अपना एक्शन करेगा किसके ऊपर? यू ऑल नो, लीडिंग सेल्स के ऊपर ये एक्शन करेगा। जैसे कि नेम शो कर रहा है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब इंटरस्टिशियल सेल ही तो किसका दूसरा नाम है? इंटरस्टिशियल सेल इज द अनदर नेम ऑफ लीडिंग सेल, तो उसके ऊपर इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्शन करेगा। तो ये क्या कर रिलीज कर देगी? लीडिंग सेल्स विल रिलीज व्हाट? टेस्टोस्टेरोन, and that testosterone is a principal androgen। ये प्रिंसिपल एंड्रोजन है। तो ये जो टेस्टोस्टेरोन है अब क्या कंट्रोल करेगा? कंट्रोल स्पर्मेटोजेनेसिस। सिंपल। तो बताओ हार्मोन कंट्रोल हुआ है नहीं हुआ? अब एक और हार्मोन भी तो, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब कई सोचते हैं कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन तो फीमेल के अंदर काम करता है और फीमेल के अंदर वो फॉलिकल बनाता है, लेकिन मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब पढ़ा था तभी, कि FSH का रोल जो होता है वो स्पर्मेटोजेनेसिस में भी होता है। तो FSH जो रिलीज हुआ अब पिट्यूटरी ग्लैंड से, तो FSH एक्ट्स ऑन, कम ऑन, कौन सी से? FSH एक्ट्स ऑन सर्टोली सेल्स which then releases, मतलब सर्टोली सेल्स रिलीज करते, then releases some factors which play important role in spermiogenesis। स्पर्मियोजेनेसिस मतलब याद है ना, वो कन्वर्शन ऑफ द स्पर्मेटिड इनटू द स्पर्म। इज इट क्लियर? तो ये हार्मोनल कंट्रोल था बेटा, दिस वाज ऑल अबाउट द हार्मोनल कंट्रोल। तो आज की क्लास में जो हम लोगों ने पूरा पढ़ा वो क्या था? स्पर्मेटोजेनेसिस, कंप्लीट स्पर्मेटोजेनेसिस मैंने पढ़ाया है, गैमेटोजेनेसिस के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस। कल की क्लास में जो है वो हम लोग oogenesis पढ़ेंगे। oogenesis भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे कन्फ्यूजन है बच्चों के दिमाग के अंदर, वो कल मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है।